everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and today we will be continuing with our next topic of science and tech, that is biotechnology. इससे पहले कि हम लोग सेशन अपना शुरू करें, आई वांट टू जस्ट मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि साइंस एंड टेक को हमने कई सेगमेंट्स में बांट दिया था, जैसे पहले बताया था। ये बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, एनर्जी, फ्यूज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसको क्लब करके हमने पहले सेशन में कर लिया था। साइंस एंड टेक का एक जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आप प्रीवियस 2013 से मान के चलिए 2023 तक के आप जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस क्यों या स्पेसिफिकली यूपीएससी क्यों, क्योंकि साइंस एंड टेक स्पेसिफिकली यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप पीसीएस एग्जामिनेशन को देखें तो वहाँ जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप बायोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता ही है, एंजाइम्स वगैरह के क्वेश्चन आ गए, हार्मोन्स के क्वेश्चन आ गए, सिक्रेशन वगैरह क्या है, और बाकायदा जो लाइफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग और लाइफ प्रोसेसेस करके सेक्शन पड़ता है, जिसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह सब आते हैं। तो जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं बेसिकली जनरल साइंस या जनरल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी से डील करते हैं। लेकिन अगर आप साइंस एंड टेक पे जाएं तो वो पहली बात तो यूपीएससी का डोमेन है, तो मतलब पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है और क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये फोकस करके मतलब एक बार पहले देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो एक तो आपको स्पेस साइंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पूछेंगे। स्पेस साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेस मिशन से रिलेटेड आते हैं, जैसे आर्टेमिस वगैरह, ये हमने साइंटिफिक टर्म्स इन टर्मिनोलॉजी न्यूज़ वगैरह में देखा था। ठीक है, कोई नई स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, वो भी साइंस एंड टेक में आ जाता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो किस बारे में है, बस एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके बहुत जनरल से करंट अफेयर रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि साइंस टेक में आते हैं। अगर हम ब्रॉडर कैनोपी की बात करें, क्लब करने की बात करें, तो 4-5 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। एक आपका बायोटेक हो गया, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। बायोटेक क्यों है, क्योंकि एक इमर्जिंग एरिया है। दूसरी बात है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या मर्जर ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेसिक बायोलॉजी और द बेसिक साइंस, है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड हम इसको देखे चलते हैं थोड़ा सा। तो पहले समझिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब देखिए यहाँ दो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है टेक्नोलॉजी और एक है बायो। यानी ऑब्वियस सी बात है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन टेक्नोलॉजी या द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायो का कभी कभी होते हैं जनरल साइंस में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, साइंस टेक में भी आ रहा तो एक क्लॉज में डाल दे उठा के, फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे वो आपके कोपरनिकस थे कि गैलीलियो थे कि आइंस्टाइन, तो कोई नहीं कहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि क्या अरिस्टोटल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरिस्टोटल एक ऐसा व्यक्ति है जो आप साइंस में भी देखेंगे, फिलोसफी में भी देखेंगे। ठीक है, वो फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, कई स्कूल्स ऑफ मेडिसिन थे, जैसे हिपोक्रेट्स हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मतलब ग्रीस में, अपने यहाँ तो आपको पता ही है, सुश्रुत, चरक, इन सब का नाम आता है। तो अरिस्टोटल जो थे, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हुआ क्या था, उन्होंने पहली बार एक प्लांट या लिविंग स्पीसीज का एक कैटेगराइजेशन, सेग्रीगेशन करने की कोशिश की थी। अगर बायोलॉजी की स्टार्टिंग देखेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी आपने वर्ड सुना होगा एक बार। ठीक है, क्लासिफिकेशन से जो डील करता है। तो बेसिकली बायोलॉजी की जो सिस्टमैटिक स्टडी हुई थी, इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर आप लिविंग स्पीसीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसको आप जेनस में डालोगे, किसको आप फैमिली में डालोगे, किसको आप स्पीसीज में डालोगे, है ना, एनिमलिया ग्रुप, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका हमने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। ठीक है, कि अब जैसे रॉडेंट फैमिली होती है, वही जैसे चूहे हुए आते हैं जिसमें, ठीक है, स्क्वायरल भी आ सकते हैं उसमें, वही जिनके दांत होते हैं, नट्स वगैरह खाते हैं, वो सब रॉडेंट फैमिली में आएंगे। उनसे एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी होगी, एक पर्टिकुलर तरह का वो खाना खाएंगे, उनका हैबिटेशन एक तरह का होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ठंडियों के टाइम पे हाइबरनेशन मूड में चले जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। और कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जैसे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, किसी की नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई, मैमरी ग्लैंड्स के बेसिस पे करने की कोशिश की गई। ठीक है, कौन से हैं जो अंडा देते हैं, कौन से जो डायरेक्टली बच्चा देते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन करने की बात है, तो यहीं से बायोलॉजी का इमर्जेंस मानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज एंड ऑल। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवरीथिंग। तो अरिस्टोटल इज क्रेडिटेड और बीइंग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ मैं बायोलॉजी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बायो, बायोटेक में बायो ही तो है, कि बायोलॉजी का मर्जर या इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। और क्यों हो रहा है, देखिए होता क्या है, टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तकनीकी। ठीक है, अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में तकनीकी बात करें तो एक अलग वे में बात करते हैं, और वही अगर हम बायो में बात करें तो अलग वे में बात करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे अभी सुबह आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी या अब कोई किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए होंगे तो आपने देखा होगा एक सुदर्शन सेतु करके अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। और अभी सुबह सुबह मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने अरेबियन सी में डाइव किया, फोटोज बहुत अच्छी सी ट्विटर पे पड़ी हुई, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सब होते हैं, दिमाग में इंप्रिंट हो जाते हैं, एग्जाम में तुरंत टिक कर देंगे आप कि मोदी जी कहाँ डाइव करने गए थे। अभी मंदिर वाला उधर का कार्यक्रम खत्म हो गया, थोड़ा नया एक्सप्लोरेशन चल रहा है, तो अभी वो कहाँ गए,
अरेबियन सी में डाइव करते हैं, उसके बाद में जो द्वारिका डूबी हुई नगरी है, द्वारिका का टेम्पल अलग है बना हुआ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ गल्फ ऑफ कच्छ पे है या गल्फ ऑफ खंबत में है। एनीवे फिलहाल गल्फ ऑफ खंबत साइड में नीचे की तरफ द्वारिका पड़ेगा, है ना, तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन देख लीजिएगा। तो अरेबियन सी की प्रॉक्सिमिटी में, तो उन्होंने अरेबियन सी में डाइव किया, उसके बाद में जो सबमर्ज नगरी है द्वारिका की, वहां पे जाके पूजन वगैरह करके अभिषेक वगैरह करके जो भी किया उन्होंने। तो ये करंट अफेयर का था। कल शाम को उन्होंने, या कल की बात है शायद, उन्होंने मतलब आई थिंक टुडे इज लेट्स से अपडेट पे नहीं जाएंगे, 24-25 जो भी चल रही है, तो उन्होंने एक सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया। वो इंडिया का या वर्ल्ड का तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट चेक कर लीजिएगा, बट इंडिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज टाइप का है वो, है ना, 2.54 किलोमीटर समथिंग का, जो भी है उसका देख लीजिएगा मतलब, ठीक है। तो सुदर्शन ब्रिज कहाँ पर है देख लेना, समुद्र बेट और किसको वो लिंक करता है, द्वारिका को किससे लिंक करता है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछ रहे थे, लेंथ वगैरह देख लीजिएगा कितने लेन का है, दैट्स ऑल अबाउट, है ना। तो मैं ब्रिज की बात क्यों कर रहा था, बिकॉज जब हम फिजिक्स में टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं तो वहां पे हम हमेशा सस्पेंशन ब्रिजेस, ठीक है, लीवर्स, पुलिस, इन सब की बातें करते हैं मैकेनिकल पार्ट से, है ना, जिसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी एप्लीकेशन बिल्डिंग आर्किटेक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हो, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स में हो, कंप्यूटर्स में हो, तो वो सब फिजिक्स से डील करेगा। लेकिन अगर हम बायो का एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी को हम बायो या बायोलॉजी में कैसे इन्फ्यूज करते हैं, तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी का बायो में क्या काम हो सकता है। बायो, क्योंकि जैसे अगर आप बायोलॉजी को देखिए क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारी फिलोसफिकल मान्यता ये है हर धर्म की कि जो भी लाइफ होती है उसका क्रिएटर नेचर होता है या एक इनविजिबल फोर्स होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर रिगार्डेड एज अ मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज, जिनका ब्रेन या क्रेनियम अपने आप में काफी डेवलप हुआ। तो हमें नहीं पता, ये किसी तकनीकी की देन नहीं था, इट वॉज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते चले गए, इवॉल्व होते चले गए, है ना। कुछ स्पीसीज की ओरिजिनेशन या ज्यादातर स्पीसीज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, समुद्र से हुआ था, पानी से हुआ था। फिर उसके बाद वो लैंड टेरिस्टेरियल डोमेन में रहने के लिए धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करते चले गए, इवॉल्व होते चले गए। उसके बाद में उन्होंने और दूसरे हैबिटेशन में अपने आप को सर्वाइव करना सीख लिया। पहले कॉन्सेप्ट चलता था लाइक कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, है ना, ह्यूमन की मोबिलिटी वैसे होती थी, जहां पर उसको हॉस्पिटेबल क्लाइमेट मिलता था वहां वो शिफ्ट या माइग्रेट कर जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हमने एसी वगैरह डेवलप कर लिए, तो अब क्या होता है, बहुत गर्मी भी हम सर्वाइव कर लेंगे, एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी हमारी डायरेक्ट डिपेंडेंसी क्लाइमेट या वेदर पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने अपने कंफर्टेबल होम्स डेवलप कर लिए हैं, स्मार्ट होम्स वगैरह डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूजन को समझने की कोशिश करें कि हमें क्या जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की बायोलॉजी में, इमेजिन कर लीजिए कि प्रकृति में या नेचर में कोई ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जिसके अंदर, अच्छा आपने कई बार ये देखा होगा, कई ऐसी स्पीसीज होती है उनको नेचर ने कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म दे रखे हैं अपने आप को नेचर में या वाइल्ड में सस्टेन करने के लिए। जैसे एक स्पीसीज होती है, एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है बट आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि जब आप उस पर कोई भी जो प्रीडेटर होता है उस पर अटैक करता है तो वो क्या करती है कि वो अपने कुछ कटीले वो होते हैं उसके फेदर्स टाइप के, वो उस पर शाही भाई बोलते हैं शायद उसको, शाही के कांटे, है ना, तो वो अपने उनको छोड़ देती है उस पर, ठीक है। फ्रॉग होता है, वो क्या करता है, यूरिनेट कर देता है या एक्सक्रीशन का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब आप उसे ग्रैब करने की, पकड़ने की कोशिश करें। कई ऐसे स्पीसीज जिनको कैमोफ्लैग टाइप की चीजें मिली हुई है, मतलब वो प्राकृतिक रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब अगर आप वाइल्ड में जा रहे हैं तो आप पहचान नहीं पाओगे पेड़ है कि पेड़ पे चढ़ा हुआ कोई जीव जंतु है, वो उसी में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जो हर स्पीसीज को नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, नेचुरली प्रोवाइड किए हैं, कुछ इवॉल्व होके उनके अंदर डेवलप हुए हैं। तो अगर हम उन ट्रेट्स का यूज ह्यूमंस के अंदर इन्फ्यूज करने में करें थ्रू द मोड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम नेचर में पाई जाने वाली या किसी भी नेचुरल एग्जिस्टिंग लाइफ में पाई जाने वाली किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेट को, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल ट्रेट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो उनके सस्टेनेंस में सहायक होती हैं। हम ऐसे किसी भी फीचर या किसी ऐसे भी बायोलॉजिकल ट्रेट को वहां से उठा के उसको इंजीनियर करके ह्यूमन जीन्स में डालने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। ये सब डिटेलिंग हो जाती है आगे देखें, तो पहले हम थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी ऑल अबाउट। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी, ये एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल, मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेने की कोशिश किया। इट डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेरिवेटिव्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर सर्टेन स्पेसिफिक यूज, ठीक है। यानी कि इसका ये कहना है कि कोई ऐसी तकनीकी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम्स या उनसे डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म का यूज किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को मॉडिफाई करने में करे, ठीक है। दही खाते हैं आप लोग,
योगर्ट, चीज, पनीर वगैरह, ठीक है, ये सब टेक्निकली क्या है? आपको नहीं लगता बायोटेक्नोलॉजी की ये एप्लीकेशन है? क्योंकि नेचर में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जिनको ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, हमने उनको डोमेस्टिकेट कर लिया। डोमेस्टिकेट मैं करना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दही ऐसा तो नहीं अपने आप बन जाता है। आपने क्या किया, कहीं से जामुन वगैरह लिया, उसको दूध में मिलाया, या कई लोग लेमन का यूज करते हैं, कई लोग जो होते हैं मिर्च वगैरह डाल देते हैं दूध में, बहुत तरीके होते हैं दही जमाने के, ठीक है। मतलब कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी हम ऐसी क्रिएट करने की, एक ऐसा बैक्टीरियल एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। ये सबसे एशियंट एक प्रैक्टिस मानी जाती थी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, ऐसी चीजों का पता चला जिनका यूज हम अपने डेली यूज में करने लगे, ठीक है, जैसे formation of the curd, formation of the yogurt, formation of the cheese and all, पनीर वगैरह बनाना, that kind of the thing। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक अलग एस्पेक्ट से डील करता है। ये क्या करता है, नेचुरली पाए जाने वाले बायोलॉजिकल ट्रेट्स को, हम कुछ ऐसे जीन्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, पता करते हैं उनके स्पेसिफिक ट्रेट्स क्या हैं, उनकी ऐसी खूबियां क्या हैं जो उनको अलग बनाती हैं। जैसे आपने एक स्पीसीज के बारे में सुना होगा, पैसिफिक ओशन साइड में समुद्र में कुछ ऐसे मैरीन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक लाइट पड़ने पर चमकने लगते हैं, ब्लू कलर की, बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं उसको। बायोलॉजिकली उनके अंदर ल्यूमिनेंस आ जाता है, मतलब उनके जीन्स में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जो उनमें अलग अलग तरह की लाइट को रेडिएट करती है। देखने में बड़ा सुंदर वो दृश्य लगता है। कभी यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा व्हाट इज बायोल्यूमिनेंस ऑल अबाउट, कि किसी भी मैरिन या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बायोलॉजिकली या नेचुरली कुछ ऐसे ट्रेट्स पाए जाएं जिसके थ्रू उनकी बॉडी लाइट को रेडिएट करने लगे, ठीक है, चमकने लगे। अब इमेजिन कर लीजिए हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, हम उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस स्पीसीज के अंदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल ल्यूमिनेंस या बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, या वॉट एवर द लाइट रेडिएशन वाज हैपनिंग ओवर देयर। फिर हम क्या करते हैं, उसके उस जीन्स को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ह्यूमन जीन्स में डाल देते हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए, आप सड़क पे चल रहे हैं, रात का टाइम है, आपको टॉर्च की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी बॉडी चमकने लगे, तो इस टेक्नोलॉजी को आप क्या कहोगे? इसको बायोटेक्नोलॉजी ही तो कहोगे। तो बायोटेक्नोलॉजी इसी बारे में है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सम particular biological traits from the naturally existing creatures and trying to infuse them into the humans through any genetic modification technique or something like that। genetic engineering उसको बोल देते हैं, जब आप जीन्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू करें, ठीक है, ह्यूमन जीन्स के साथ में, तो उसको जेनेटिक, ह्यूमन या एनिमल, कोई भी जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके यूजेस तो बहुत होते हैं, आगे चल के हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जनरल लेके चलते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड जेनेटिक सोर्सेज, ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स, दिस पॉपुलेशन, वही सब जो आपको बताया। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 12th बिगेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी, हैविंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स, मतलब पौधों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात करें? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। होता क्या है, इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ना कि इंडिया हैज बिकम रिसेंटली द 12th बिगेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे आ गई बायोलॉजी में? देखिए, कोई भी जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, दवाइयों की इंडस्ट्री, वो क्या करती है, बेसिकली केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं, बायोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि हम कुछ केमिकल्स को इस वे में मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में जब डाले जाएं तो हम हमारे अंदर कुछ रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, है ना। तो यानी कि मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके हम काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? जिससे कि ह्यूमन लाइफ और अधिक समय तक सस्टेन कर सके। अब पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, उसके लिए कोई वैक्सीन, वैसे भी आज तक कोई उसके लिए एंटीबायोटिक ऐसी तो डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ आप प्रिवेंशन ले सकते हैं। क्यूरेबिलिटी अगर देखें तो वही है कि प्रिवेंशन इज द क्यूरेबिलिटी ओवर देयर, ठीक है। बट कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे फीवर। क्या है फीवर? एक बीमारी है या एक सिम्टम है? जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, आपको फीवर आने लगता है, आप तुरंत एक दवा खा लेते हो, आपका तो फीवर उतर जाएगा। फीवर बेसिकली पहली बात तो कोई डिजीज नहीं है, फीवर एक सिम्टम होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो आप क्या करते हो, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हम सोचते हैं हम टेम्परेचर को कम कर ले जाएं तो हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता, आप डिजीज को ट्रीट करिए, है ना। तो फार्मास्यूटिकल जैसे आप समझ गए, तो फार्मास्यूटिकल जैसे कि एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसी तरीके से वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गई। आपको पता है इंडिया में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह उस समय चल रहा था 1920s के आसपास, तो उसी समय बंगाल साइड में इंडिया में पहली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, ठीक है। किसने की थी ये हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा खुद सर्च करने की कोशिश करिए। तो कोई भी ऐसी चीज होती है वो आगे चल के एक इकोनॉमी में डेवलप हो सकती है। जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, ठीक है, साइंस ऑन द नैनो स्केल 10⁻⁻⁹ मीटर, तो ये टेक्नोलॉजी के तौर पे आती है। लेकिन जब कोई कंट्री, कोई स्टेट या जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग हेड ऑफ द स्टेट है, वो ये डिसाइड करे कि इस तकनीक का प्रयोग करके हम एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में उभरेंगे, इंडिया में कुछ नैनो प्लांट्स लगाएंगे, कुछ ऐसी हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, या कुछ हम ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे जो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करें और ह्यूमन एप्लीकेबिलिटी के फेस पे चले जाएं। मतलब ह्यूमंस
उसके लिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है, ऐसे हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें नैनो स्केल पे या बायोटेक्नोलॉजी की फेज पे। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम दुनिया में ले जाके अलग हिस्सों में बेचेंगे, तो हम लोग एक इकोनॉमी के रूप में ही तो उभरेंगे, तो वो इकोनॉमी से वहाँ पे डील हो जाता है ना। तो वही चीज़ है, इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स 12th बिगेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी, कि बायोटेक में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, 12वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी जो पहले से चली आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था योगर्ट, चीज और दही वही जमाना, अचार बनाना। ठीक है, अचार आपको पता है जैसे कोई भी सब्जी है या फल है, आप उसे नेचुरली ऐसे काट वाट के रख दी, गाजर काट के रख दिया, थोड़े टाइम पे खराब हो जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए हम उसमें कुछ स्पाइसेस को ऐड कर देते हैं, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, मुझे अचार बनाना नहीं आता है, बट बेसिकली आपने अपने घर पे तो सबको देखा होगा, अपनी दादी को, चाची को, या कोई भी पुरानी जनरेशन का आदमी है, तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे आम है फॉर एग्जाम्पल, आम आप बगीचे से तोड़ के लाइए अमिया की फॉर्म में, आप कितने दिन उसे रख सकते हैं, थोड़े टाइम बहुत सड़ने लगेगा। लेकिन यही अगर आप उसको आम को काट के धूप में ड्राई करके उसमें कुछ मसाले हल्दी वल्दी मिला के नमक वगैरह मिला के मिक्स करके एक अचार की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी एक आप क्या कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, लाइफ शेल्फ होती है, वो बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, अब वो साल 2 साल आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइक मेकिंग ऑफ द पिकल्स। ठीक है, जो ट्रेडिशन, इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। जो पुराने प्राचीन काल से हमें तकनीकी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें पता है हाँ ऐसी चीजें होती हैं, ये करेंगे तो ये होगा। हमें पता है कि अगर थोड़ा सा जामुन दूध में मिला देंगे, या हम कुछ लोग कॉइन यूज कर देते हैं, किसी ने मुझे बताया था कॉइन डाल दीजिए आप उसमें, उससे ही दही जम जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं मिर्च विर्च डाल दीजिए, कई प्रोसेस होते हैं दही जमाने के। क्यों होता है मुझे नहीं पता, लोग प्राचीन लोगों को नहीं पता था बैक्टीरिया, क्योंकि समय माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, उन्होंने थोड़ा देखा था बैक्टीरिया की डेवलपमेंट कब हुआ था, पहला ऑब्जर्वेशन बैक्टीरिया का किसने किया था, इसे बायो में आपने पढ़ा होगा जनरल साइंस में। तो हमें जब ये सब बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता था, प्रोसेस नहीं पता थी, तब भी हम दही जमाते थे, है ना। तो ये सारी चीजों को हम क्लब करके कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी में समझते हैं। ठीक है, इट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिस कंडक्टेड बाय यूजिंग वेरी सिंपल मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी जेनेटिक मैनिपुलेशन। इट हैज बीन डन सिंस द थाउजेंड ऑफ द years to produce many kind of the products that have been remained helpful and that have been provided some kind of a utility for humans. ठीक है, like beer, wine, tobacco। अच्छा, बियर वाइन ये सब तो आप मतलब बहुत लोग तो पीते भी होंगे, नहीं भी पीते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज है वाइन, दारू, अल्कोहल ये सब बनती कैसे है। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग मत जाइए कि मिथाइल अल्कोहल क्या होती है, इथाइल अल्कोहल क्या होती है, दोनों में से पॉइजनस कौन सी है, अच्छी कौन सी है, फर्मेंटेशन क्या होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अल्कोहल बनती कैसे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अल्कोहल को आप वेजिटेरियन कंसीडर करोगे कि नॉन वेजिटेरियन कंसीडर करोगे। बहुत सारे रिलीजियस एम्बार्गो लगे होते हैं, कुछ लोगों की कम्युनिटी या रिलीजन में कहा जाता है ये नहीं पीनी चाहिए, कुछ का कहना है कि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, कुछ का कहना है कि अगर आप कोल्ड या पोलर क्लाइमेट में रहते हैं तो आपके अंदर हीट जनरेट करने के लिए आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो प्राचीन काल से ही, चाहे सोमरस का एग्जांपल आपको मिलता हो या फिर आपने इस तरह के कई मदिरा वर्ड एक मिलता है ना, तो ट्रेडिशनली हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता था। और अल्कोहल बनाई कैसे की जाती थी, कैसे बनाते हैं, शुगर के जूस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके भी बनाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कॉर्न हो गया, मेज हो गया, या समथिंग रिलेटेड टू जो भी खाने पीने की चीजें होती, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सड़ाना कह सकता हूं मैं, फर्मेंटेशन जिसके इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली हिंदी में अगर आप कहें सड़ाना, कोई सड़ी चीज आप खा सकते हैं कभी, लेकिन अल्कोहल तो सड़ा के ही बनाई जाती है। सड़ाना मतलब फर्मेंटेशन करना। सड़ाने मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंज्यूमेबल चीज में कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोसीड करने लगे, दूध के अंदर जब बैक्टीरिया वो करने लगते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी होने लगती है, वो दही बन जाता है। स्टिल इट इज अ कंज्यूमेबल फॉर्म, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया किसी ना किसी फॉर्म में रहते हैं। सेम वे में अल्कोहलिक बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, वो फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अंगूर का रस है, अंगूर है वो कितने टाइम तक सस्टेन करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वहां सिट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट्स बहुत पाए जाते हैं, चाहे वो आपका लेमन हो गया, चाहे वो आपका ग्रेप्स हो गए, चाहे ऑरेंजेस हो गए। आपने अगर जीसी लियोंग को पढ़ा है ज्योग्राफी में, जीसी लियोंग इज द बेस्ट बुक regarded like when you have to while we preparing for the physical geography you are going through GC Liong। तो उसमें आप देखिएगा उसमें climatic regions of the world को define किया गया है। half of the book deals with that topic only। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने बताया है कि एक बहुत अच्छा सा मैप भी बना हुआ है और उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि किस रीजन में कौन सी वाइन बनती है। फ्रांस में कौन सी बनती है, स्पेन में कौन सी बनती है, पुर्तगाल में कौन सी बनती है, अंगूरों से कौन सी बनती है, संतरे से कौन सी बनती है। तो बेसिकली सारे फ्रूट प्रोडक्ट से ही बनती है मेडिटेरियन साइड की जितनी भी वाइन्स हैं। क्यों बनती है, क्योंकि वहां सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और वही अगर आप रशिया में चले जाएं, साइबेरिया एरिया में चले जाएं, वहां उतने ज्यादा फ्रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे पोटैटो अच्छा भला हो जाता है, क्योंकि पोटैटो ट्रॉपिकल फूड है कि टेम्परेट है,
देखिए थोड़ा सा, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब फूड ग्रेन्स होते हैं जो साइबेरिया इस टाइप के क्लाइमेट में पाए जाते हैं, उनको अगर आप फर्मेंट करेंगे तो यू विल क्रिएट वोडका। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप साइड में वोडका नहीं बनती, वोडका इज रिगार्डेड एज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ रशिया और द साइबेरियन रीजन, क्योंकि वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रिंक चाहिए। और जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो पोटैटो हो, उसको स्मैश करके बना सकते हैं, फर्मेंट करके बना सकते हैं, या अब मैं आपको दारू बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जस्ट टू गेट इनटू योर ब्रेन किस एरिया में क्या चीज़ पाई जाती है, वोडका किस साइड में, साइबेरिया साइड में, क्योंकि वहाँ के पोटैटोज और जो भी उनके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो वहाँ इजीली अवेलेबल है उनसे बना देंगे, ठीक है। मेडिटेरियन साइड में आपको सिट्रस फ्रूट ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको सड़ा गला के फर्मेंट करके क्या बनाएगी, वाइन बनाएगी डिफरेंट, शैंपेन बनती है, आपको पता है कहाँ से बनती है वो सब देख लीजिएगा, बुरुंडी उरुंडी है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, मेनी थिंग्स आर देयर। सोर्सेज भी अलग होते हैं, ठीक है, अंगूर होते हैं वो, ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अंगूर हो, संतरा हो, पोटैटो हो, कोई भी ऐसी चीज हो खाने पीने की, वो उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है, थोड़े टाइम तक ही उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर अंगूर खराब होने लगे, संतरे खराब होने लगे, अब इमेजिन कर लीजिए आप उसका जूस बनाते हैं, ठीक है, और उस जूस में थोड़े से प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट प्रिजर्व्स सर्टेन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अचार इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्विंग, मतलब अचार भी तो एक तरह का वही है ना, कि आपने कुछ प्रिजर्वेटिव्स यानी कि मसाले, सॉल्ट, इन सब चीजों को यूज किया, तो इसमें क्या होगा कि मसाले, स्पाइसेस एंड द सॉल्ट्स दे विल बी रिगार्डेड एज अ प्रिजर्वेटिव, जो किसी चीज को प्रिजर्व कर दें, ठीक है। अभी भी आप पोटैटो चिप्स वगैरह खाते हैं तो आप देखते हैं वहीं से नमक मिला के, मसाले वगैरह से मिला के उसको लॉन्ग टर्म तक नाइट्रोजन वगैरह गैस वैस के एनवायरनमेंट में रख के उसको लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनी सिट्रिक फ्रूट्स इट इज हैविंग अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, लेकिन अगर उसमें आप फर्मेंटेशन की प्रोसेस करने की कोशिश करें, तो प्रिजर्वेटिव वगैरह को ऐड करें, तो आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द जूसेज ऑल्सो, और थोड़ा सा फर्मेंट कर देंगे तो वो आपकी वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज अ फ्रूट डिराइव प्रोडक्ट। और सेम वे में वोडका आपकी पोटैटो या फिर कॉर्न या जिससे भी बनती है उन सब चीजों से आती है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। उसी तरीके से अगर आप ट्रॉपिकल बेल्ट में देखें तो वहां पे क्या होता था कि शुगर केन बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। आपको पता है शुगर केन बेल्ट कौन सी, आपकी महाराष्ट्र हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, तराई रीजन हो गया, ब्राजील साइड में भी शुगर केन आपको अच्छा वाला मिल जाएगा, साउथ एशियन कंट्रीज जो है आपकी, जो आइलैंड आर्कीपेलागो वगैरह, वहां पे शुगर केन आपको मिल जाएगा। तो इस जूस को एक्सट्रैक्ट करके मोला एसेस, बोगा एसेस बनाया जाता है, फिर और इसको फर्मेंट करते हैं, तो वहां से आपकी प्रॉपर अल्कोहल जो आपकी एथाइल अल्कोहल होती है वो बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो सोर्सेस सबके अलग अलग हैं, है ना। अगर आप देखेंगे ओल्ड मॉन्क का सोर्स अलग आपको मिल जाएगा, जिसको आप क्या बोल देते हैं, व्हाट इज द वर्ड यूज फॉर ओल्ड मॉन्क, मतलब बेसिकली रम है, वो रम है, वोडका में तो नहीं कंसीडर करेंगे। तो रम वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर वो आपको शुगर केन प्रोडक्ट से मिलेंगे, है ना। सेम वे में वोडका आपकी पोटैटो या बाकी चीजों से आती है, और सेम वे में जो शैंपेन होती है या बाकी चीजें होती है जो मेडिटेरियन साइड से आई हैं, उसमें आपको फ्रूट एज अ सोर्स मिलेगा। लेकिन एट द एंड क्या बनाया जा रहा है, फ्रूट प्रिजर्वेटिव को ऐड करके किसी भी ड्रिंकेबल या कंज्यूमेबल फ्रूट को या समथिंग लाइक दैट उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा के किया जाए। तो ये सब किस में आएगा, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। आदमी सोचे किस काल से शराब पीता चला आ रहा है, और शराब बनाने का एक रीजन यही था, सिट्रस फ्रूट्स को लॉन्ग टर्म तक कंजर्व करना, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट योगर्ट, ब्रेड, ब्रेड आपको पता ही है कैसे बनता है, ब्रेड भी या जो आप ब्रेड खाते हो वो भी एक तरह की एक फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी के थ्रू बनता है। लोगों को तकनीकी नहीं पता थी कि प्रोसेस क्या हो रही है, बट स्टिल दे मेड इट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सोया सॉस, टपाई एंड मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। देन कम्स योर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब आप कहते हो सब कुछ तो हो ही गया कन्वेंशनल में, तो मॉडर्न में क्या बचा। मॉडर्न में हम सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं। अब हमें किसी भी चीज के पीछे घटित होने वाली घटना का कारण पता चल चुका था, ठीक है, कि हाँ समथिंग लाइक बैक्टीरियल एक्टिविटी इज हैपनिंग, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम उस चीज का यूज ह्यूमन लाइफ में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग होनी शुरू हो जाएगी। यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जाएं तो यहां पर एक वर्ड आता है जीन और एक आता है इंजीनियरिंग। जीन क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द कैरियर ऑफ योर क्रोमोसोम्स और दे आर कैरिड बाय द क्रोमोसोम्स। जीन्स बेसिकली होते क्या है, जैसे थोड़ा सा हम साइड ट्रैक नहीं हो रहा हूं, बस इसको थोड़ा सा लिबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हूं, ठीक है। अब होगा क्या कि लाइक मैं, मेरी एक लिमिटेड, आपने बायो पढ़ी है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से नहीं हो जाता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होता है, नहीं, वो बताते हैं हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक लिमिटेड, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है ना, जैसे हमने फूड प्रोडक्ट की बातें की। सेम वे में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जैसे कछुआ है वो आपका 300-400 साल तक जिएगा, तो होता है वो भी 150-150, उसकी जो मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 160 ईयर्स, 200 ईयर्स समथिंग कुछ ऐसे दे रखी है उन्होंने, 160 ईयर्स शायद दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट घोड़ा वोड़ा है 50-60 साल जिएगा, दैट वट एवर जो भी होती है। तो अब एक बात बताइए, अगर प्राकृतिक रूप से किसी स्पीसीज का जन्म हुआ है
और वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद खत्म हो जाए और उसके बाद उसकी कोई नई पीढ़ी ही ना जन्म ले, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसे चलेगी? ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट बना, एक स्पीसीज बनी हो, वो खत्म हो गई। तो ये कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। ठीक है, टू provide for the continuity of all the living organism there was a system called reproduction। ये asexual भी हो सकता है और sexual भी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपने आप को आगे कैरी करते चले जाना है। हम मर गए, हमारा शरीर मर गया, आत्मा अलग हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने जीते जी अपने जीन्स को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। उसके लिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ सकती है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग आता है। तो अगर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में स्लाइट आइडिया नहीं है, आपको प्रोसेस पता है, सबको पता होती है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्लोनिंग एसेक्सुअल में आएगा, सेक्सुअल में आएगा, किस फॉर्म में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें मेल या फीमेल किसी भी स्पीसीज में आपको पता है दो तरह से उस ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इनके बीच में जब भी कॉपुलेशन होगा, यूनियन होगा, उसका बेसिक रीजन एक ही होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो आपका फ्यूजन वगैरह करके जाइगोट बना दें। ठीक है, उसके बाद में एक बेबी की फॉर्म में क्रिएट हो जाए। हर स्पीसीज में ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, ह्यूमंस थोड़े से अलग इसलिए पड़ जाते हैं कि वी आर नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द नेचर फॉर अवर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बाकी जो स्पीसीज होती है वो प्रकृति को देख के करती हैं, उनका एक अलग मौसम होता है, एक अलग ड्यूरेशन होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ठीक है, ह्यूमंस ने अपने अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को ढाल लिया है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। एनीवे, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन वाज टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग, कि जो लाइफ है वो आगे बढ़ती चली जाए। और इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर मैंने रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, तो मेरे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे या कमिंग जनरेशंस होंगे वो कैसे क्रिएट हुए? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस क्या थी, मतलब बेसिक बेस क्या था यहाँ पे क्या था, ट्रांसफर ऑफ द, जो भी मेरी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो रहे थे, उसमें स्पर्म वगैरह जो भी मैंने रिलीज किया, उसमें मेरे जीन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो। जैसे आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 22+1, 22 जो होते हैं वो जनरल लेंगे, और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम XXXY जो डिसाइड करेगा कि ऑफ स्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी पर एक ट्रेट होता है, दैट वी कॉल इट एज जीन्स। और ये जीन्स क्या होते हैं? जीन्स बेसिकली मेरे ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, मतलब मेरे बाल कैसे हैं, मेरी आंखों का रंग कैसा है, ठीक है, मेरी स्किन टेक्सचर कैसा है, ठीक है। यानी कि जो मेरे, जैसे इमेजिन कर लीजिए मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसको मैं ब्राउनिश कह सकता हूं, ना तो मैं फेयर हूं ना ही मैं एग्जैक्टली आपका, यहां पे मैं कोई रेशियल रिमार्क नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट, जब आप बायोलॉजी या साइंस में जाते हैं तो आपको कई ऐसे वर्ड कई बार बोलने पड़ जाते हैं जो कि सोशियोलॉजी में आप नहीं बोल सकते हैं या पॉलिटिकली आप नहीं बोल सकते हैं ना, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जीन पूल अलग अलग होते हैं। जैसे इमेजिन कर लीजिए यूरोप में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, उसका जेनेटिक पूल अलग होगा, इंडियन या किसी ट्रॉपिकल कंट्री में कोई व्यक्ति रहता है उसका एक जेनेटिक पूल अलग होगा, और अमेरिका या कोई भी नेटिव लैंड रेड इंडियंस वगैरह को आप देख लीजिए, अभी के अमेरिकन नहीं, मैं पुराने अमेरिकन की बात कर रहा हूं, उनका एक जीन पूल अलग होगा। एक मोंगोलाइड रेस होती है, इसके लिए हम रेस वर्ड यूज कर देते हैं। रेस क्या होती है? रेस बेसिकली जीन से ही तो आए हैं, ठीक है। तो जीन्स बेसिकली क्या होते हैं? मैं हूं यहां पर रहता हूं, मेरा ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन है बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर आप इक्वेटर के और थोड़ा पास जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, सनलाइट और ज्यादा पड़ रही है, डायरेक्ट रेस पड़ रही है, उसकी वजह से बॉडी में मेलानिन का जनरेशन ज्यादा होता है, तो कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता चला जाता है, ठीक है। और वो कोई खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कलर डार्क नहीं होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो टेम्परेट क्लाइमेट के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो वाइटिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ लाइक द स्किन इन्फेक्शंस एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपका मेलानिन प्रोडक्शन बॉडी में बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी स्किन का कलर डार्क है, तो कम से कम स्किन कैंसर तो आपको जल्दी नहीं होगा। एनीवे, तो हम जीन पूल की बातें कर रहे थे। जीन पूल कैसे क्रिएट होता है? जैसे मैं ट्रॉपिकल कंट्री में रहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो साइबेरिया साइड में रहता है, तो हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन अलग अलग लेवल पे हो रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा काला हूंगा, वो थोड़ा ज्यादा गोरा होगा। अब क्या ऐसा संभव है कि मेरा ऑफ स्प्रिंग हो, मेरा बच्चा हो, वो सडनली जो है बिल्कुल गोरा चिट्टा हो जाए? नहीं संभव है ना, वो मेरे ही जीन्स कैरी करेगा। तो इसको हम एक जीन पूल कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में जो लोग रहते हैं, बिकॉज ऑफ मेनी ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस, वहां का सॉइल कैसा है, वहां की एयर कैसी है, वहां सनलाइट कैसी पड़ रही है, वहां का पानी हवा कैसी है, खाना पीना कैसा है, ये चीजें डिटरमाइन करती हैं कि मैं या मेरी आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो टॉल होगी कि शॉर्ट होगी, ठीक है। जेनेटिक ट्रेट्स आप क्या कह समझते हैं? जेनेटिक ट्रेट में कितनी चीजें आ सकती हैं? आंखों का रंग आ सकता है, बाल कम होंगे, घने होंगे, ज्यादा होंगे, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, मतलब बाल पतले लंबे होंगे, मोटे घने होंगे, या कर्ली हेयर्स होंगे, ठीक है। आप समझिए ये सब जीन्स कैरी करेंगे, है ना, सारी इंफॉर्मेशन। एनीवे, हाइट, किसी की आप देखते होंगे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन है जहां के लोग बहुत लंबे पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा साइबेरिया साइड में जाएं,
नॉर्थ साइड में जाए, रशिया साइड में जाए, तो वहाँ पे एवरेज हाइट आपकी 6 फीट 1 6 2 के ऊपर आसपास निकल जाएगी। वहाँ जो मिनिमम हाइट रहेगी वो 5 7 5 8 होगी। इंडियंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एवरेज हाइट कितनी होती है, 5 4 5 5, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, 5 7 5 8 तक पहुंच गई। लड़कियों की हाइट कंपेरेटिवली 2 4 इंच कम ही होगी, ठीक है, यानी वी आर समवेयर इन द मीडियम ग्रुप। और वही अगर आप उस रेस पे चले जाएं, मतलब ईस्ट एशिया में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, जिसे हम मोंगलाइट रेस भी कह सकते हैं, जापान हो चाइना हो, तो वहां आपको ज्यादातर कितने मिलेंगे, 4.5 से 5 फीट के लोग मिलेंगे। कहने का मतलब ये, तो उसमें किसी का मजाक बनाने की जरूरत नहीं कि वहां के लोग बहुत लंबे हैं, वहां के लोग बहुत छोटे हैं, वहां के लोग बहुत मोटे हैं, वहां के लोग बहुत पतले हैं। वो बिकॉज दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक पूल। हर जगह का एक अपना जीन पूल या जेनेटिक पूल होता है, ठीक है। तो जब इनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं तो वह वही जीन्स को कैरी करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है ना बेसिकली, स्पर्म हो या ओव्यूम हो, टेक्निकली क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, जीन्स ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टिक्ड ऑन द क्रोमोसोम एंड ऑल, ठीक है। और यही जो जीन्स होते हैं, दे आर कैरिंग सम डीएनए एंड आरएनए आल्सो। डीएनए आपको पता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स होता है। तो डीएनए जो होता है बेसिकली दे आर द कैरियर ऑफ जीन्स। अब आप समझ रहे हैं बात को, डीएनए कहाँ कैरी हो रहा है, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा था थ्रू द स्पर्म एंड एवरीथिंग, 22+1। ये सारी चीजें बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या कर रहा था, जीन्स को कैरी कर रहा है। यानी जो मेरा बच्चा होगा, ऐसा नहीं संभव है कि मेरे बाल स्ट्रेट हैं उसके बाल जो है करली हो गए। अगर ऐसा कुछ है तो संभवता है कि वो मेरा बच्चा तो नहीं है फिर, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी और से हुई है। तो करली हेयर्स का होना, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए कि मेरी जो एवरेज हाइट है मान के चलिए 5 5 के आसपास है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्राउन है, ठीक है, मेरे हेयर्स वो हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरा जो बच्चा होगा वो अचानक से अलेक्जेंडर की तरह दिखने लगेगा, जिसकी हाइट 4.5 अलेक्जेंडर या समवेयर कोई मेडिटेरियन साइड का कोई भी आप हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी उठा लीजिए, अपोलो टाइप का व्यक्ति ले लीजिए, 6 फीट की हाइट, करली हेयर्स, ठीक है, बिल्कुल वाइटिश सा कॉम्प्लेक्शन, या जो भी वहां के उस रेस के उस जेनेटिक पूल के जो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब आपको जीन्स और ट्रेट समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली क्या होते हैं, जीन पूल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करती है कि मैं एक पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करता हूँ। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ जीन्स एंड एवरीथिंग। वो जेनेटिक पूल को आइडेंटिफाई करता है, जीन्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन करता है कि इस जेनेटिक पूल में ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ के लोगों में ये बीमारियां पाई जाएंगी। जैसे जीन्स जो है आपके ट्रेट्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बॉडी फीचर्स को कैरी कर रहे हैं, साथ ही साथ में वो कुछ बीमारियों को भी कैरी करते हैं। अभी आप आगे जब ये वैसे बायोलॉजी में नहीं आता है, बायोटेक में नहीं आता है, डिजीजेस वगैरह में आता है। डिजीजेस में क्लासिफिकेशन होती है जेनेटिक डिजीजेस की या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की होती है, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जीन्स कैरी करते हैं, मदर टू चाइल्ड, फादर टू चाइल्ड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और उसके लिए संभव हो सका तो किसी डॉक्टर को बुला के सेशन करा लेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, तो आई कांट डिस्कस मच ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट ऑन दैट, एक जर्नलिस्ट व्यू होता है जो सीरीज के लिए आपको चाहिए, बस आपको वो पता होना चाहिए। तो जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रेट्स को नहीं कैरी करते हैं, वो कई बीमारियों को भी कैरी करते हैं। अब इमेजिन कर लीजिए कि जब मैं ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट चला रहा था, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है, और साथ ही साथ में एक पर्टिकुलर जेनेटिक पूल में कौन या किस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस जेनेटिक पूल में ये बीमारियां पाई जाती हैं, उस जेनेटिक पूल में अलग तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। तो अगर मैं उसके कारण को आइडेंटिफाई कर लूंगा तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि जिसकी थ्रू मैं डीएनए में, मतलब मैंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कि देखा कि डीएनए में क्या होता है, बेसिकली डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ हम थोड़ी सी जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर और बीमारी हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, यहाँ पे ये गड़बड़ी है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक होती है, जब आप किसी मैकेनिक को दिखाने जाते हैं वो क्या करता है, सब खोल खाल के बैठ जाता है, फिर आइडेंटिफाई कौन सा तार कहाँ शॉर्ट कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उतने हिस्से को वो आइडेंटिफाई या स्पॉट कर लेता है। उसके क्या करते हैं, जैसे कहीं पे तार जो है शॉर्ट कर रहा है, टूट रहा है, वो उसको रिप्लेस कर देगा, सीधी सी बात ये। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट किया, फिर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में हमने देखा कि इस जीन में यहाँ पे प्रॉब्लम पाई जा रही है, यहाँ कुछ कटा पीटा है, या यहाँ पे पर्टिकुलर तरह की, मतलब हमें ऐसा स्पॉट मिल गया कि यहाँ ये बीमारी हो रही तो इस वजह से हो रही। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को दूसरे हिस्से से रिप्लेस कर देंगे, मतलब किसी और डीएनए से कुछ हिस्सा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हम सेट कर देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्या होगा कि जो आने वाली नस्लें होंगी उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होना बंद हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी के कितने वास्ट स्केल इंप्लीकेशन हो सकते हैं। हो सकता है जो मेरे आने वाले ऑफस्प्रिंग हो उनमें कुछ अलग तरह के जीन्स पाए जाएं अगर मैं उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा दूं, ठीक है। ये तो हमने ह्यूमंस की बात कर ली। अब आप एनिमल्स को, वो प्लांट्स को समझने की कोशिश करिए कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूसेज कैसे होता है। जैसे इमेजिन कर लीजिए इंडिया में कोई ब्रिंजल पाई जाती है। अब ब्रिंजल ऐसा तो नहीं कि आप अलग से कहीं से बीज लेके आपने पहली बार बो दिया ब्रिंजल हुई। ये ब्रिंजल यहाँ सदियों से उगाई जा रही थी, या गुजरात महाराष्ट्र रीजन में कॉटन उगाई जाती है, वहां का ब्लैक सॉइल है, इट इज फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो कॉटन उगाई जा रही थी उस पर एक पर्टिकुलर तरह का पेस्ट अटैक कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ कॉटन। एक ब्रिंजल है, एक पोटैटो है, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां पाई जा रही हैं, जो बीमारियां के ऐसे ट्रेट पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर तरह का पेस्ट, पेस्ट मतलब समझते हो ना, जो बाहर से कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उस पर अटैक कर देते हैं और उस फसल को खराब कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को आइडेंटिफाई या स्पॉट करने की कोशिश करें कि भैया इस कॉटन में या इस पोटैटो में या ब्रिंजल में एक पर्टिकुलर तरह का पेस्ट ही क्यों अटैक करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उस प्लांट के जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके उस जीन्स को रिप्लेस कर दें किसी और जीन्स से बाय यूजिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो जो उस ब्रिंजल की या उस पोटैटो की या उस कॉटन की आने वाली नस्लें होंगी, आने वाली वो होंगी जो नए बीज बनेंगे, उसमें वो जो ट्रेड था वो नहीं मिलेगा, उसकी वजह से जो पेस्ट पहले अटैक करे था वो नहीं करेंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। आपने कई बार जीएम क्रॉप्स के बारे में सुना होगा जिसमें आपका बीटी ब्रिंजल आता है ना, बीटी कॉटन आता है, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये सब बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का यूज करके, जिससे बैक्टीरियस थ्यूरिंजेसिस करके होता है बीटी। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया होता है, अगर हम उसको कॉटन में इन्फ्यूज कर देंगे या उसको ब्रिंजल में इन्फ्यूज कर देंगे तो जो पेस्ट इसको अटैक कर रहा था अब वो अटैक करना बंद कर देगा, तो उससे फसलें प्रिजर्व हो गई कि नहीं हो गई, किसानों को नुकसान होना बंद हो गया। ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं। इमेजिन कर लीजिए कि हमारे यहाँ अगर पोटैटो उग रहा है तो इतना बड़ा उग रहा है, ठीक है, नॉर्मल साइज इतना ही बड़ा होता है, या ब्रिंजल उग रहा है वो भी आपको पता है पाम साइज का होता है। अब इमेजिन कर लीजिए कि हमको पता चलता है कि हाँ ब्रिंजल की एक और वैरायटी जो अमेरिका में पाई जाती है, आपको पता है टोमेटो की इतनी वैरायटियां होती हैं, इतनी हाइब्रिड वर्ड आपने सुना है कई बार, हाइब्रिड वर्ड यूज होता है। हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें आप 2-3 तरह के जीन्स को पूल करके मिला के, आपने कई बार रोज बडिंग की होगी, घरों पर देखा होगा, जैसे व्हाइट कलर का रोज है, एक रेड कलर का रोज है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों के जो बड्स मतलब पेड़ जो होते हैं उसकी स्टेम होती है उसको काट देते हैं, दोनों को मिला के वही गोबर वोबर लगा देते हैं वहां पे, उसको बांध देते हैं, जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं। उसके बाद जो नया वो नई नस्ल निकलती है तो उसमें थोड़ा सा पिंकिश अपीयरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा व्हाइट का रहेगा, थोड़ा सा रेड का रहेगा। तो ये भी एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग तो थी। ठीक है, अब हमने ये देखा कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे पौधों का तो आपको बता ही दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी फसल हो रही है जिसका साइज कंपैरेटिवली कम है, या गेहूं हो रहा है वो बहुत लिमिटेड स्केल पे गेहूं हो रहा है, और हमको पता चलता है कि कोई ऐसी वैरायटी भी है गेहूं की या चावल की जो अमेरिका साइड में पाई जाती है, अगर हम उसके जीन्स लेके अपने यहाँ की फसलों में इन्फ्यूज कर दें तो हमारे यहाँ भी एक पेड़ में जहां इतना गेहूं हो रहा था तब इतना गेहूं होगा, या इतने धान हो रहा था तो इतना होगा, है ना, या ब्रिंजल का साइज अगर इतना हो रहा था तब सडनली साइज बड़ा होने लगेगा। आपने कई बार मार्केट में देखा हो जो देसी टमाटर आते हैं उनका साइज जो होता है लमसम इतना होता है, शॉर्ट मतलब बहुत जूसी से होते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन कभी कभी आप देखने जाइए तो बड़े शाइनी से स्पार करने वाले चमचमाते हुए टमाटर जिनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा, इतने बड़े बड़े आपको मिलेंगे और उसमें बहुत जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली क्या था, हाइब्रिड टोमेटोज, उसमें हमने क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है, कहीं और से टोमेटो की किसी ट्रेड को यूज करते हुए उस प्लांट में इन्फ्यूज कर दिया होगा, तो अब ये हाइब्रिड टोमेटोज हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द नेसेसिटी और द नीड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स की या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, टू सेव अवर फार्मर्स फ्रॉम द नेचुरल काइंड ऑफ व्हाट एवर द डिजास्टर्स आर हैपनिंग, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह का होना या फसल खराब हो जाना, ऐसी किसी चीज का होना, ये सबसे ज्यादा किसानों पे दिक्कत करता है। साथ ही साथ में इंडिया इज हैविंग अ पॉपुलेशन, इंडिया का आपको पॉपुलेशन पता है 1.4 बिलियन के क्रॉस कर चुका है, 1.3 तो पहले था, तो 1.41 बिलियन भी क्रॉस हो गया लास्ट ईयर। ठीक है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि लोग जब रहेंगे उनको हैबिटेशन चाहिए, उनका एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन जमीन तो लिमिटेड है ना, कितनी खेती करोगे, आपको मेट्रो भी बनानी है, आपको हाईवे भी बनाने हैं, आपको हॉस्पिटल भी बनाने हैं, आपको मूर्तियां भी लगानी है, जमीन तो लिमिटेड ही है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड कम होती चली जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड पहले जितनी अवेलेबल थी वो भी कम होती चली जाएगी। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल सस्टेन योर दैट मच अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जमीन इतनी बड़ी है, प्रोडक्शन उसमें इतना सा हो रहा है। तो हमारे आगे एक ही सोल्यूशन है कि कम जमीन पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, उसके लिए वी नीड सम हाइब्रिड सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की कम पौधे में, एक पौधे में जहां पहले 10 टमाटर निकल रहे थे अब इमेजिन कर लीजिए 50 टमाटर निकलने लगे, ठीक है, या फिर इमेजिन कर लीजिए कि 1 किलो गेहूं निकल रहा था एक पौधे से, इमेजिन कर लीजिए जस्ट, ठीक है, और हमको सस्टेन करना बहुत बड़े पॉपुलेशन को, तो हम उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, अब उसमें 10 किलो गेहूं निकलने लगे, तो आपका एक बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एक छोटी सी जमीन पर सर्वाइव कर सकता है ना। इसलिए हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ऑल अबाउट।
ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यूज करके ह्यूमन सस्टेनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए इन चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट evolved with the genetic manipulation technique in which the transfer of genetic material, the transfer of the genes from one living organism to the other occurs. Through this technique, humans can control the production according to his desire or his needs. For example, the production of the pest and disease resistance plants, imperishable fruits and cattle which are able to produce more milk. आपको पता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो जानवर पाए जाते हैं, ब्रीडिंग काउज वगैरह समथिंग लाइक दैट होती हैं, उनमें इमेजिन कर लिए 4 लीटर दूध निकल रहा है। अब 4 लीटर दूध में 2 लीटर तो घर वाले कंज्यूम कर जाएंगे, 2 लीटर आदमी बेचेगा। अब इमेजिन कर लीजिए कि वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दे अपने कैटल की, इसे हम जीएमओ बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे प्लांट्स के केट में जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम जीएमओ वर्ड यूज करेंगे या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। तो अब जो गाय नई नस्ल की होगी जिसकी जेनेटिक ब्रीडिंग कर दी गई है, तो इसमें क्या होगा कि वो 4 लीटर की बजाय 14 लीटर दूध देगी। तो अब क्या होगा कि 2-3 लीटर आप कंज्यूम करिए, बाकी बेचिए, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई। ठीक है, साथ ही साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन उस पर सर्वाइव करेगा, सबको न्यूट्रिएंट रिच डाइट भी मिलेगी। अब इसके कुछ कंसर्न भी होते हैं, एडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में डिसएडवांटेजेस या कंसर्न भी होते हैं जो बहुत आगे आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूंगा। इमेजिन कर लीजिए जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, हमको कई बार उसके कॉम्प्लिकेशन या इम्प्लीकेशन नहीं पता होते हैं। ठीक है, हमने करने को तो कर दिया, बाद में हमें पता चला। जैसे हम जब डैम के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको पहले भी जब रिवराइन सिस्टम और इसे पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, काफी टाइम से चल रहा है, 99 के टाइम से शुरू हो गया था, ब्रिटिश टाइम से प्रपोजल था। तो वहां पे बात ये चल रही थी कि कुछ ऐसी नदियां जहां पे फ्लडिंग हो जाती है, जो पेरिनियल रिवर्स हैं, जिनका सोर्स हिमालयन ग्लेशियर्स वगैरह हैं, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपकी पेनिनसुलर रीजन में बहती हैं, जिनका सोर्स पेरिनियल नहीं है, कोई ग्लेशियर से उनके पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन सम वाटर स्ट्रीम्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बेसिन या फिर ऑन द मॉनसूनल रेंज। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम ड्राउट रहता है, ये नदियां सूखी रहती हैं और इन पे डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो भी सूखा रहता है। तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो पेरिनियल रिवर्स हैं या नॉर्थ की जो हिमालयन सोर्स की रिवर्स हैं, उनको अगर हम नॉन पेरिनियल रिवर्स यानी पेनिनसुलर रीजन से कनेक्ट कर दें, उनका एक्सेस वाटर इसमें आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर आप सोशलिज्म की बात करें, एक के पास बहुत है, एक के पास कुछ नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। लेकिन मैंने इसमें तो हमने ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा बनाया, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि इसके कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी पड़ सकते हैं। हर नदी की एक एनवायरमेंटल कैनोपी होती है, एक अलग तरह का इकोसिस्टम होता है, एक अलग तरह की स्पीसीज या मैरीन स्पीसीज उसमें सर्वाइव करती है। अब गंगा या यमुना का पानी अगर आप चंबल के पानी में मिला देंगे, चंबल वैसे भी आगे जाके मर्ज हो जाती है, लेकिन शुरुआत में मिला देंगे। या इमेजिन कर लीजिए कोई भी ऐसी हिमालयन रिवर आप ले लीजिए, ऊपर से आ रही है, उसमें सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, सिल्टेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पता है अपर कोर से नीचे में आ रही है, उसका सॉइल कंपोजिशन स्ट्रक्चर एलुवियल सॉइल का है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आपको पता है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल से होकर बह रही हैं, उसमें एलुवियल डिपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए जो डेल्टा वगैरह वो भी बहुत ज्यादा नहीं बनती है। तो अगर आप कर देंगे तो सेडिमेंटेशन सिल्टेशन की प्रॉब्लम होगी। तो जो फ्लडिंग वहां हो रही थी, फ्लडिंग इज नॉट जस्ट द रीजन ऑफ सडन मेल्ट डाउन ऑफ द ग्लेशियर, ये कई बार सिल्टेशन या सेडिमेंटेशन की वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है, बेसिक रीजन एक ये भी है जिसकी वजह से हमें ड्रेजिंग को यूज करना पड़ता है, एक्सेस एलुवियल को निकालने, एक्सेस सिल्ट्स को निकालने के लिए। अब अगर ऊपर का पानी हम नीचे ले आएंगे तो आप सोच के देखिए उस चीज को, जो ऊपर प्रॉब्लम थी वो भी तो आएंगी। यही चीज आपकी बायोलॉजी में भी होती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी होती है, कि इमेजिन कर लीजिए हमने अमेरिका में या यूरोप में पाई जाने वाली कोई प्लांट ब्रीड या कोई एनिमल ब्रीड के कोई जीन्स निकाल के, हमने बताया नहीं डीएनए में वही क्रॉप करके, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके जगह को स्पॉट किया, उसके बाद हमने उस जीन्स को वहां पे ट्रांसफर कर दिया। हमें तो लगा हम अच्छी चीजों को लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ऐसी उसमें बीमारियां पाई जाती हैं, साथ साथ में वो जीन्स वो भी हैं, बिकॉज जीन्स आर द कैरियर ऑफ नॉट जस्ट ऑफ सम बायोलॉजिकल ट्रेट्स बट आल्सो ऑफ सर्टेन डिजीजेस। आने वाले टाइम पे ये हमारे एनवायरमेंट या इकोलॉजी पे बहुत सीवियर को इंपैक्ट करें, तो इसकी पॉसिबिलिटीज हमको नहीं पता है। या फिर जो हम जो जीन्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा बायो एक्यूमुलेशन होता है एक वर्ड। बायो एक्यूमुलेशन मतलब कैसे काम करता है कि एक फूड चेन है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द फूड चेन, उस पे बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। आपको पता है सबसे नीचे आपके कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या जिनके लिए दूसरा वर्ड होता है ऑटोट्रॉप्स। इसमें आपके पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह आते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, टू टेक ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम योर नियर बाय एनवायरमेंट एंड क्रिएट ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वही आपका फूड बनता है बेसिकली। इसके ऊपर जो लोग रहते हैं वो बेसिकली आपके हर्बीवोर्स होते हैं, या इनको आप कह सकते हैं अगर ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस करें। बट एनीवे वी विल यूज द वर्ड हर्बीवोर्स। उसके ऊपर कौन से आएंगे, आपके कार्निवोर्स आएंगे,
जो इन हर्बीवोर्स को ही खा जाते हैं। और सबसे ऊपर आपके, वैसे ओमनीवोर्स जो वर्ड होता है वो टेक्निकली उनके लिए होता है कि जो कार्निवोर्स भी और हर्बीवोर्स भी हैं, सब कुछ खा जाते हैं, तो इसलिए ओमनीवोर्स को स्पेसिफिक नहीं रखते हैं। बट सबसे ऊपर आपका बेसिकली शेर बैठता है, वल्चर बैठता है, दोज काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। शेर को बेसिकली आप मान के चलते हैं। मैं बेसिकली आपको ट्रॉपिक लेवल बस एक बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट बायो एक्यूमुलेशन एंड हाउ डज बायो एक्यूमुलेशन वर्क्स एंड हाउ इट बिकम्स रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, इमेजिन कर लीजिए होता क्या है, एक यहाँ पे खरगोश बैठा है, ठीक है, या इमेजिन कर लीजिए कि हाँ बकरी बैठी है, गाय भैंस कोई भी जानवर हो सकता है, इसको आप हर्बीवोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। हर्बीवोर्स का मतलब होता है समवन हु इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी वनस्पति ट्रीज वगैरह होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब होगा क्या कि प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन वगैरह पाए जाते हैं, जिसका फिक्सेशन करके, बैक्टीरियल एक्टिविटी करके, बहुत सारी चीजें करके कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन को ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में जमीन में पाए जाने वाले बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी होते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के चलते हुए, ह्यूमन एक्टिविटी के चलते हुए जमीन में हम बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्पोजल भी करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जहां पर ये लोग न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जमीन से, साथ ही साथ में मरकरी, कैडमियम, लेड, ठीक है, बहुत सारा नाइट्रोजेनिक वेस्ट हो सकता है, और अगर कहीं पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को भी ये अपने अंदर समाहित करते जा रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। तो जब ये फूड बनाएंगे तो इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और आपको पता है कितने सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, ये सब तो यहाँ पे सेगमेंट मतलब हो ही रहे, कंसोलिडेट हो ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं, वो इसमें ये भी इकट्ठा हो रहे हैं। अब इमेजिन कर लीजिए एक बकरी है, एक खरगोश है, या कोई भी ऐसा जीव जंतु है, वो इन प्रोडक्ट्स को खा रहा है, या ह्यूमंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे वीगन वगैरह हैं, वो हर्बीवोर्स में ही आएंगे, ठीक है। हम लोग हर्बीवोर्स में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप कहने को कितना कह लीजिए आप वेजिटेरियन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं जो या तो फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो आप कैसे फिर वेजिटेरियन रह गए। इफ यू आर कंज्यूमिंग मशरूम, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, तो मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस। इफ यू आर कंज्यूमिंग कर्ड या एनी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं वो भी नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए एक नया कैटेगरी बनी वेगन। वेगन कहते हैं हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे जिसमें किसी भी तरह की बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही, कोई भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट होगा। भगवान जाने वो लोग क्या खाते हैं फिर, ठीक है। मतलब इमेजिन कर लीजिए वो दूध भी नहीं पीते हैं, वो आलमंड से कुछ मिल्क बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो एनिमल बेस्ड मिल्क होता है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो वो वीगन लोग होते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड चेन। फूड चेन ऐसे काम करती है। तो अब इमेजिन कर लीजिए खरगोश, बकरी या ऐसा कोई जीव जंतु था, उसने इस प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, ठीक है। अब वो इसको खा रहा है, तो न्यूट्रिशन तो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। अच्छा, एक खरगोश या एक बकरी अपने लाइफ टाइम पे कितने वनस्पति को खाएगा, आप समझिएगा बात को। वो दिन भर चरा ही करता है, बहुत सारे सीड्स, ग्रेन सब कुछ खा रहा है। तो इमेजिन कर लीजिए इतना सारा बायोमास उसने कंज्यूम कर लिया। वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड बायोमास इन दैट केस, ठीक है। बायोमास का मतलब होता है वही ऑर्गेनिक मैटर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसने इमेजिन कर लीजिए 10-20 किलो तो खा ही लिया होगा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए 10 से लेकर 20 kg के आसपास उसने बायोमास कंज्यूम किया। अब इस 10 से 20 kg बायोमास में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होगा, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और साथ साथ में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होंगे जिनकी हमने बात की थी इन फॉर्म ऑफ द पॉल्यूटेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और जब ये खरगोश दिखने में तो छोटा सा लगता है, धीरे धीरे करके अपने लाइफ स्पैन में 10-20 किलो बायोमास का कंजप्शन कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, न्यूट्रिशन भी और पॉल्यूटेंट भी। अब यहाँ पे एक मनुष्य बैठा है, एक मनुष्य अपने लाइफ टाइम पे अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे मैंने कहा कार्निवोर्स है, ठीक है, वो कितनी बकरियां खा चुका होगा, वो कितने भैंसे खा चुका होगा, कुछ भी खा सकता है ना, जो भी चिकन या मतलब हैम या जो भी आप खाते हो, एग खाते हो, समथिंग लाइक दैट। अपने लाइफ स्पैन में इमेजिन कर लीजिए, मतलब एक छोटे से लाइफ स्पैन में जितने में इस खरगोश ने 10 से 20 किलो खाया था, उतने में आपने कितना खाया, आपने भी इमेजिन कर लिया 10 से 20 किलो खा लिया ये वाला खरगोश। और एक खरगोश का वजन कितना होता है, मान लीजिए 4-5 किलो, बस सोच के चलिए 3-4 किलो होता है। तो आपने कुछ नहीं तो 10 खरगोश भी खा लिए। मैं बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कार्निवोरस चेन कैसे काम करेगी। तो टेक्निकली आपने कहने को तो 10 से 20 किलो खरगोश खाए, लेकिन आपने बायोमास कितना कंज्यूम किया, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 100 किलो के आसपास खा लिया कि नहीं खा लिया। अगर 1 किलो 10 खाता है तो, और आपने इसको 10 किलो खाया तो 100 किलो के आसपास आपने खा लिया। तो इमेजिन कर लिया इस लेवल पे बायो एक्यूमुलेशन कितना ज्यादा होगा, यानी 100 kg बायोमास में जितना न्यूट्रिएंट गया था वो भी आपके अंदर गया है, साथ ही साथ में जितना 100 किलो में पॉल्यूटेंट गया होगा वो भी आपके अंदर एक्यूमुलेट हुआ होगा, ठीक है, समवेयर अराउंड 100 kg रफली मान के चलते हैं। अब इमेजिन कर लिया इस शेर ने आपको खा लिया,
क्योंकि वो तो टॉप ऑफ द फूड चेन पे होता है, और अपने लाइफ स्पैन में उसने 10 ऐसे लोगों को खाया, तो उसने तो 1000 किलो का बायोमास कंज्यूम कर लिया। तो इमेजिन कर लिया उसके अंदर कितना पॉल्यूटेंट, न्यूट्रिएंट तो गया ही, कितना पॉल्यूटेंट भी साथ में गया होगा। इसको हम एक बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकली अगर कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, यानी अगर कोई पॉइजनस एलिमेंट इस प्लांट में गया था तो वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ता है तो ये आदमी 100 किलो के 1000 किलो कंज्यूम कर चुका है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन कितना ज्यादा होगा। तो इस पॉल्यूटेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे, इस पे। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप ऑफ द फूड चेन पे बैठा है, जिसने सबसे लास्ट में कंज्यूम किया। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ता चला जाता है। अब आप इसे थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करने की कोशिश करिए। एनवायरमेंट का ही सेक्शन था, बस मैंने बता दिया, कुछ ऐसे टर्म्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस का यूज करते मैंने ऐसा बैगन बनाया, या ऐसा पोटैटो बना दिया, या ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाया जिसमें हमने कुछ जीन्स का मैनिपुलेशन किया है, साथ साथ में कुछ बीमारियां भी आ गई। अब एज अ हर्बीवोर्स, मतलब जो लोग जो पशु जो होते हैं सब्जियां वगैरह खाते हैं या पत्तियां वगैरह खाते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को कंज्यूम किया, उनके लिए चीज़ें उनके अंदर एक्यूमुलेट होंगी, फिर आपके अंदर एक्यूमुलेट होंगी, और आपके ऊपर जो शेर बैठा है या कुछ ऐसे प्रीडेटर बैठे हैं जो ह्यूमंस को कंज्यूम करते हैं, आपके मरने के बाद आपको कंज्यूम करते हैं, जैसे वल्चर्स वगैरह हो गए, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पता है डिक्लोफेनिक नाम का एक चीज होती है जो बैन कर दी गई थी, एक केमिकल होता है, एक स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड होता है, जिसको आप मतलब उस पर यूज करते थे। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किस पे यूज होते हैं, फसलों पर यूज होते हैं। अब उसको खाती थी गाय, ठीक है, तो उनके अंदर पत्तियां खाने के साथ साथ में जो डिक्लोफेनिक था वो भी उनके अंदर चला जाता था, बायो एक्यूमुलेट होता रहता था। और जब ये जानवर मर जाते थे तो उनको वल्चर खाते थे, तो उनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन का लेवल कितना ज्यादा होगा। इसकी वजह से वल्चर्स की प्रजाति खत्म होने लगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को डिक्लोफेनिक को बैन करना पड़ा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन ओनली ना। और वही हो रहा है आपका जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के केस में। सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न यही है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हुए अगर किसी प्लांट के अंदर कोई डिजीज आ गया, कोई ऐसी समस्या आ गई, तो जो हर्बीवोर्स होंगे उनके ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन जो ऊपर कार्निवोर्स बैठे हैं जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या उसके ही ऊपर जो स्पीसीज हैं, वल्चर्स हो गए, लॉयंस हो गए, टॉप प्रीडेटर्स हो गए, वो जो कंज्यूम करेंगे वो तो एक्सटिंक्शन के लेवल पे जा सकते हैं। So the kind of ecological disaster that this genetic modification process can create, it is beyond our comprehension right now. हम समझ भी नहीं पा रहे किस लेवल पे आगे खेल होने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसको लेके एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट गिविंग यू अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, वेयर वी विल बी डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। वी विल कंटिन्यू।